नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ मैं हूं अनुपम। दिल्ली में मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का महामंथन जारी है। 2022 में ही बीजेपी 2024 जीत के लिए फुल तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मोदी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। बूथ लेवल तक बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष अभी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चुनाव दर चुनाव बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष किसी एक चेहरे पर एकजुट नहीं हो पा रहा है। अगले आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी की चढ़ाई और विपक्ष में लड़ाई। मिशन 2024 पर बीजेपी का महामंथन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की बैठक शुरू हो गई है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ नड्डा का महामंथन। 2022 में 2024 के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। गरीबों की झोपड़ी में खुशहाली कैसे पहुंचे, लोगों का जीवन कैसे बदले, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इसी बात के लिए चिंतन मनन और बैठक करते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष के लिए सत्ता सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का रास्ता है। बढ़ती बीजेपी को कैसे रोकेगा बिखरा विपक्ष? सत्ताधारी भाजपा चुनाव में जाने के लिए बैठकें तो कर सकती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच में नहीं जा सकती। क्या सिर्फ चुनाव लड़ना आवश्यक है? कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में महिलाओं के प्रति सम्मान, बेरोजगारी, अग्निवीर का विरोध, इन सारे मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर जनता के बीच में जा रही है और चुनाव इस बार मुख्य मुद्दे पर होंगे। बीजेपी की चढ़ाई, विपक्ष में लड़ाई। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। सुजीत सम्राट नेता है बीएसपी के हमारे साथ हैं, और कुछ और नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, जिनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब से। सिंह साहब, दिल्ली में महामंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप 2022 में 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सामने आप मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्य करने वाली पार्टी है और हम जनता के लिए कार्य करते हैं, प्रथम दिन से करते हैं। हम इंतजार नहीं करते हैं, न हम इस तरह की योजना बनाते हैं जो केवल परिवार का लाभ पहुंचाए। तो हम तो किसी को विकल्प के तौर पे नहीं मान रहे, क्योंकि एक तरफ जब हम कार्य करेंगे और दूसरे लोग केवल फोटो खिंचवाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या मुकाबला। और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते प्रथम दिन से हम इस तैयारी में लगे रहते हैं कि जनता के लिए जो हम जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं और जो हमारी परिकल्पना है, अंत्योदय की परिकल्पना है, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि वो अंतिम व्यक्ति तक, जो कतार का सबसे अंतिम व्यक्ति है, उस तक पहुंचे। बहुत सारी सरकारों में खुद उनके मुखिया कहते थे कि हमारी योजनाओं का तो 15% तो आप कांग्रेस से मुकाबला नहीं मानते हैं, आप से समाजवादी पार्टी से मुकाबला नहीं मानते हैं, आप किसी से अपना कोई मुकाबला नहीं मानते? देखिए, समाजवादी पार्टी से क्यों मुकाबला मानेंगे? अभी तो वो मुख्तार अंसारी की जमीन क्यों कुर्क हो रही है, अतीक अहमद पे क्यों कार्रवाई हो रही है, परिवार में क्या चल रहा है, इस पे अटके हुए हैं। इससे जनता को क्या लेना है? भारतीय जनता पार्टी तो जो आवास और विकास की योजनाएं बनाई वो जनता तक कितना। प्रियंका गुप्ता, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी मुकाबले में ही नहीं मानती, वो कहती नहीं है किसी से हमारा कोई मुकाबला है, इसीलिए 2022 में 2024 पर मंथन जारी है। नहीं, कुछ मंथन इन्हें अपने नेताओं पे भी कर लेना चाहिए। आज ही सुबह की न्यूज पता चली कि इनके एक नेता वैश्यालय चलाते हैं और इनकी एक मंत्री की बेटी कार चलाती है जो मरे हुए आदमी के नाम पे लाइसेंस। तो मैं समझती कुछ मंथन अपने अंदर भी कर लेना चाहिए। बाकी हराने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए किस तरह से महंगाई एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। खाने पीने की चीजें इस कदर महंगी हो चुकी हैं, जिस पर 5% जीएसटी भी इन्होंने रिसेंट बढ़ाया हुआ है। वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं।
आज अभी न्यूज में ये दिखा रहा है कि 11,600 करोड़ इन्होंने जो गैस की सब्सिडी दी जाती थी उससे बचा लिया। जो बुजुर्गों को रेलवे में जो एक सुविधा दी जाती थी उससे पता नहीं कितने करोड़ों इन्होंने बचा लिए। और ये बचा बचा के किसकी सेवा कर रहे हैं वो तो सबके सामने है कि कुछ लोग तो जो है वर्ल्ड के 4th नंबर के अमीर हो जा रहे हैं और देश नाइजीरिया से भी प्रियंका गरीब हो गुप्ता, जा मैं रहा है। रोककर आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल ये है कि आप 2024 के लिए अपनी पार्टी को कहां पर मानती हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को आप अकेले अपने दम पर हराने की स्थिति में हैं? देखिए, हराने की स्थिति में इस देश की जनता, जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है, आपके पास रोजगार देने के लिए क्या है, अग्निवीर बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि 60,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं और उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिलती है? मात्र 3,000 लोगों को। तो आप किस तरह से एक इम्बैलेंस क्रिएट करने जा रहे हैं सोसाइटी में बेरोजगारी का, और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम हो या खाने की किसी चीज के दाम हो। आप देखिए कि जो किसानों की यूज करने वाली चीजें हैं, जो उनके पंप होते हैं जिससे वो पानी सींचते हैं, उनके बीज, उनके खाद, सब पर टैक्स लगा रखा। आम आदमी की साइकिल से लेकर चप्पल पर चलिए, टैक्स। मैं आ रहा हूं, कीर्ति निधि पांडे भी मेरे साथ हैं। ये सारे कीर्ति निधि मुद्दे पांडे जी, हैं, मैं आ रहा हूं ये सारे प्रियंका जी आपके मुद्दे पास। कीर्ति निधि जी, सवाल ये, आपके साथी तो साथ छोड़ के चले गए, कई लोग जो अभी भी आपके साथ हैं उनको बचा के रखना भी आपके लिए चुनौती है, क्योंकि आगे 2024 का सियासी दंगल है। किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? विपक्ष तो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अनुपम जी, कोई गया नहीं, सबको मुक्त किया गया कि आप जा सकते हैं। सबको पत्र जारी करके हमने कहा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, उस भारतीय जनता पार्टी से जो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, खाने के सामानों पे, अनाजों पे पहली बार टैक्स लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जो जाने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाले पर, उनके डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होने वाले लोग हैं। हम उनको स्वतंत्र किए हैं, कोई हमको छोड़ के नहीं जा रहा। अरे लेकिन आप अभी 2022 में हारे हैं बीजेपी से, अब 2024 में कैसे जीतेंगे? क्या रणनीति है आपकी, बताइए तो इस देश की जनता को। मैं अनुपम जी बता रहा हूं, लगातार 2022 में भी हम चुनाव जरूर हारे, लेकिन एक बात साबित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का करता है। और जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से पहली बार 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 36% वोट मिलने का काम, पहली बार सबसे ज्यादा मत प्रतिशत आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व मिला। जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। कौन कौन सी लीजिए सिंह साहब, बहुमत आपको मिला और जनता अखिलेश यादव के साथ है। सिंह साहब जी, जब MY फैक्टर कार्य करेगा तो अधिकतम चीजें तो मिलेगी, लेकिन MY फैक्टर के अलावा बाकी सारे फैक्टर एक हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है 2014, 17, 19, 22 में सारे नतीजे देख चुके हैं। और उनको देखिए, जब सबसे बड़ा गठबंधन उनका बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था, उस समय भी कहे थे कि ऐसी आंधी और हवा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं टिक नहीं पाएगी। लेकिन होता क्या है, प्रदेश की जनता जानती है कि सिंडिकेट के हाथ में बिकने वाले लोग, परिवार का पेट भरने वाले लोगों से प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा। इसी विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी को लोग मत दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। अनुपम जी, मैं तो यही इनको राय दूंगा कि इस समय अखिलेश यादव जी को कहीं एक छोटा सा चुनाव, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़के जीत कर दिखा दे। रोकूंगा नहीं, आपस में सुनील सम्राट बीएसपी के नेता हैं आप। सवाल ये है कि बीएसपी की स्थिति बड़ी डामाडोल वाली बनी हुई है। लोकसभा के पहले, इससे पहले जो चुनाव हुए उनमें और उससे पहले के चुनाव में आप अपनी स्थिति का आकलन खुद कर सकते हैं। सवाल यह कि 2024 के लिए अब आपकी रणनीति क्या है? देखिए सर, बीएसपी की जो हालत है वो डामाडोल नहीं है, देश की हालत डामाडोल है। आपको देश की हालत पर यह डिबेट करनी चाहिए कि देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पर क्यों आए। 116 देशों में यहां पर जो 20 करोड़ लोग रात को भूखे क्यों सोते हैं, इस बात पर डिबेट होनी चाहिए। महंगाई सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा भारत में क्यों है, इस पर डिबेट होना चाहिए। इस पर कोई डिबेट नहीं होती है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत में क्यों है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा बेकार क्यों है भारत के अंदर, इसके अंदर होना चाहिए। नौजवान परेशान क्यों है, किसान परेशान क्यों है, इसके अंदर तो कोई डिबेट होती नहीं है। 2024 के लिए तैयारी सारी पार्टी तैयार करती है, सारी पार्टी तैयार कर रही है। कुछ भगत लोग हैं, ज्यादा भगत लोगों को बताने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टियां तैयारी नहीं कर रही हैं। जनता को जगाने का काम मीडिया का काम भी है, लोगों का काम भी है जनता को जगाने का। जब जनता को पता लगेगा कि जो सरेंडर
गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता था, 1000 रुपए का आ रहा है। कितनी बार तो इसको महंगाई लेके किस स्तर पर बीएसपी जा रही है? सड़कों पे उतरी? उस पर तो सुजीत कोई बात सम्राट, नहीं करेगी। कितनी बार आप इन मुद्दों उस को पर लेके तो- सड़कों पे उतरे? मैं पूछ लूंगा अभी आपसे। नहीं, इधर हम लोग एसपी करते से हैं। हड़ताल के बाद हम लोग- एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। राजभर ने बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। राजभर ने कहा है कि गठबंधन पर बीएसपी से बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बीएसपी के साथ हम आए तो क्या होगा। इस दौरान राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है कि वो एसी में रहें तो ही ठीक है। ये ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, सपा भरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब आराम करने के लिए, लेकिन जो नेता आराम कर लिया है तो वो आराम करता रहेगा। संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम उनका संदेश तो सुनबे नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। सुजीत जी, आपका साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, सुन लिया होगा आपने, तो आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, आएंगे, सबका वेलकम है। बहुजन समाज पार्टी में सबका वेलकम है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। हम संविधान पर विश्वास करते हैं, हम भाईचारे पर विश्वास करते हैं। सबका यहाँ स्वागत है। जो एक मानसिकता के लोगों, सबका स्वागत है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती है बीजेपी और बीएसपी मिले हुए हैं, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं जैसे बीजेपी करने का काम करती है। हमारी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी चलाते हैं। हम उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं, ये भी इतिहास है। नहीं, वो गठबंधन में रघुबीर राज पर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और ओपी राजभर पर निशाना साधा है। मैं पहले वो सुनवा देता हूं। ओपी राजभर का स्टेटमेंट आया, जनता को ठगने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा पहले। पार्टी के अलायंस होते रहते हैं, इससे कोई नकारता नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार ओवैसी का स्टेटमेंट सुनवाते हैं। अब ये देखिए, ये तो जब ये दोनों मिलकर हमको गाली दे रहे थे, जब तो दोनों मिलकर बड़े बड़े गाली दे रहे थे। कोई कह रहा था कि कम सीट लड़िए, कोई कह रहा था कि वो करिए। अब लड़ रहे हैं, अब लड़कर एक छोड़ दिए हैं, और कोई कह रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कमरे में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि मैं धूप में फिर रहा हूँ। भाई, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आप तमाम ने मिलकर ठगा नहीं ठगा? और ख़ास तौर से आपने मुसलमानों को धोखा दिया नहीं दिया? आप सब ने मिलकर कहा था कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को तो नहीं हरा पाए। चुनाव हो गए, आपने मुसलमानों का तो वोट ले लिया, अपनी दुकानों को चमका लिया, अपने आप को मोटा कर दिया सियासी तौर पर। अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ कि घर तोड़े जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। मनीष जी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी तो अभी से मंथन और तैयारी में है, लेकिन विपक्ष कहीं भी कुछ प्लान्ड वे में चीजें करते हुए नहीं दिख रहा है। यहां तो बिखराव की स्थिति है। मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी से कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रियंका जी मेरे साथ है। प्रियंका जी, सवाल यह है कि केंद्र में अक्सर जब देखा जाता है, जब भी चुनाव होता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला होता है। बीजेपी इस बार कांग्रेस को क्यों हल्के में ले रही है? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। आप देखिए कि इस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जो हालत है वो आपसे और जनता से छुपी हुई नहीं है। 5 से 7 दिन भी नहीं हुए थे उद्घाटन करे हुए और वो धस गया। तो ये बीजेपी का काम है, जिसको वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। जनता उनकी हकीकत अब जान चुकी है। और इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी के बाद आपको लगता है कि जनता। सिंह साहब, ये स्थिति है आपकी सरकार में, इसी को लेकर 24 में जाएंगे। प्रियंका जी तो सवाल खड़ा कर रही हैं। देखिए, और ये एक जगह की स्थिति प्रियंका जी चिंता करें कि एक राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से लगातार हार रही है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी से आप लड़ाई करिए, आम आदमी पार्टी को गाली दीजिए। पंजाब भी आपके हाथ से निकल गया, मुझे लग रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और राजस्थान के युवा बेरोजगार, अनुपम जी देखे होंगे, प्रियंका जी का जो कार्यालय लखनऊ वाला है
वहां आकर शोर मचा रहे अरे हैं। आप रॉबर्ट की वाड्रा कार्यालय जी को देखिए लेकर जिस वहाँ, तरह क्या से ये लोग आ रहे हैं, जिस तरह से मनीष गुप्ता के पास आऊंगा। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक में ऑडियो डाउन करिए। मनीष जी, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? 22 में 24 को लेकर जो तैयारी हो रही है, ये बीजेपी को मजबूत करने के लिए बीजेपी की प्लान्ड वे में तैयारी है, या फिर विपक्ष जिस तरीके से बिखरा हुआ है उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी लेना चाहती है? नहीं, देखिए दोनों ही बातें हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है और बीजेपी लाभ ले रही है और लेगी, नो डाउट। भाई अगर आपका कॉम्पिटिटर कमजोर है तो क्या प्रॉब्लम है, करना ही चाहिए। लेकिन अदरवाइज भी विपक्ष को कमजोर मानने की भूल बीजेपी नहीं कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, कांग्रेस की पूरी ताकत लगाकर वापस बाउंस बैक करने का प्रयास कर रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से देश की बाकी हिस्सों में जा रही है, मुझे लगता है बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आप देखिए, एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस को अटैक किया जा रहा है, वहीं इधर अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है, और कांग्रेस पर तो टारगेट है ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका, वक्त की कमी है मेरे पास, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत है और सियासत में कोई भी मौका, कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहता। अपनी अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।